सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विद विजय। जैसा कि टोटल 11 लेक्चर हम लोग के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वो सारे के सारे लेक्चर्स को मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पुटअप कर दिया है। आप लोग प्लीज़ 1 बाय 1 करके आप सारा लेक्चर्स को चाहें तो आप देख सकते हैं। सो आज जो हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। सो बेसिकली इस 10 to 11 लेक्चर्स में मैंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर दिया है आप लोगों के बीच। आप लोग अपना ज़रूर ओपिनियन बताइएगा कि मैंने जो इंस्ट्रूमेंट का जो ये मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था आप लोग को कैसा लगा। इससे क्या होगा कि मेरे को कुछ आइडिया लग पाएगा कि हाँ आपको जो मैंने कंटेंट दिया है, जो मैंने कंटेंट आपको डिलीवर किया है वो किस तरह से आप लोगों को लगा। अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं ताकि मुझे फर्दर जब नेक्स्ट टॉपिक जब मैं चालू करूँगा तो मुझे समझ आएगा कि मुझे किस तरीके से आपको और अच्छा करके पेश करना है। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा ये दैट इज़ कॉल्ड लेक्चर नंबर 12। स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ओप्स एंड गायनी। होप सो ये लेक्चर नंबर 12 हमारा लास्ट होगा। ओप्स और गायनी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए ये हमारा हो सकता है ये लास्ट हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड पिनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप, दूसरा है पिनार्ड मैन्यूवर एंड थर्ड है हमारा पिनार्ड लिविंग लाइगेचर। ये 3 टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये तीनों टॉपिक है क्या आप देख सकते हैं। तीनों टॉपिक में जो नाम है ना वो पिनार्ड से स्टार्ट हो रहा है। पिनार्ड, इधर भी पिनार्ड और इधर भी है पिनार्ड। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पिनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप के बारे में जानेंगे, दूसरा हम लोग जानेंगे पिनार्ड मैन्यूवर के बारे में जानेंगे एंड तीसरा जो है वो पिनार्ड लिविंग लाइगेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है एंड दैट इज़ नथिंग पिनार्ड फीटोस्कोप या फिर इसी को हम लोग फीटल स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये बात आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फीटल स्टेथोस्कोप को ही हम लोग पिनार्ड फीटोस्कोप कहते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये कोन शेप का है ये हमारा डायग्राम। ये फिगर जो हमारा कैसा है, कोन शेप, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा, कोन शेप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली में ये जो पिनार्ड फीटोस्कोप है या जिसको हम लोग बोल रहे हैं फीटल स्टेथोस्कोप, इसका काम क्या है, इसका यूजेस क्या है और इसको हम लोग यूज़ किस तरीके से करते हैं इन ओप्स एंड गायनी, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो आप पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट जो है साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि इस इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली हम यूज़ करते हैं फीटल हार्ट साउंड को हेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ना कि पिनार्ड स्टेथोस्कोप इज अ स्पेशलाइज्ड ऑब्स्टेट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड प्राइमरली फॉर लिसनिंग टू द फीटल हार्ट बीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के वक्त जो बच्चों का हार्ट बीट है ना उसको ये हेयरिंग करने में, सुनने में ये मदद करता है। हेयर आर इट्स प्राइमरी यूज़। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसका वो देखिए। पहला है हमारा कि मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चों का फीटस का हार्ट रेट अगर मुझे मॉनिटर करना है कि एक्चुअली में वो बच्चे का हार्ट बीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ मेनी वीक्स ऑफ जेस्टेशन ऑफ पीरियड में हम बच्चे यानी कि फीटल का हार्ट साउंड सुन सकते हैं। तो जब बच्चा जो है हमारा माँ के गर्भ में 18 वीक से 20 वीक के आसपास हो, 18 वीक से 20 वीक का जब बच्चा माँ के गर्भ में हो जाता है, नाउ वी कैन ईजिली हेयर द साउंड ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है, बच्चे का विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड अ पिनार्ड फीटोस्कोप या इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल स्टेथोस्कोप। तो याद रखना ये पॉइंट्स को आपको। एक मिनट। द पिनार्ड स्टेथोस्कोप अलाउज healthcare providers to auscultate, listen to the fetal heartbeat, helping to monitor the baby health as well being during pregnancy। तो प्रेगनेंसी के वक्त क्या हो सकता है कि जब हम किसी एक प्रेग्नेंट फीमेल का
जब हम सुनने जाते हैं, हार्ट बीट को सुनने जा रहे हैं कि जो बच्चा है एक्चुअली में माँ के गर्भ में, वो बच्चा हेल्दी है या नहीं है, वो बच्चा लिविंग है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा डेड कर गया किसी कारणवश से। तो अगर मुझे ये चीज़ पता करना है तो देयर वी यूज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड अ पिनार्ड फीटोस्कोप। तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं कि फीटल हार्ट बीट को अगर मॉनिटर करना है तो। दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि अगर बच्चे का फीटल हार्ट बीट अच्छे तरीके से हमें लिसन हो रहा है, ऑस्कल्टेट करने पे अच्छे तरीके से मुझे सुनाई दे पा रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा हेल्दी है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, असेसिंग फीटल पोजीशन। एक्चुअली में जब हम जो बच्चा जो माँ के गर्भ में है, जब हम ये फीटल स्टेथोस्कोप को जब हम पुट करते हैं माँ के एब्डोमेन पे, और जब हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं हार्ट बीट को, तो हमें ये भी तो पता चल सकता है कि बच्चा किस पोजीशन में। ऐसा तो नहीं बच्चा ट्रांसवर्स लाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि बच्चा ऑब्लिकली लाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा लेफ्ट लेटरल में लाई कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं हार्ट साउंड को जब हेयर करते हैं तो उससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा ये भी हो जाता है कि बच्चे का पोजीशन क्या है इन द यूट्रस। ओके, बाय लिसनिंग टू द लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द फीटल हार्ट बीट, practitioners can gain insight into the baby position within the womb। तो जो प्रैक्टिशनर है, जो बेसिकली स्टार्टअप करने जा रहा है, वो सुनने जा रहा है हार्ट बीट को, तो जैसे ही वो हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करता है तो विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, क्योंकि उसे उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो रखी होती है, वो प्रैक्टिस के अनुसार से वो बता सकता है कि बच्चा जो है वो किस पोजीशन पे लाई कर रहा है, अंदाज़ा लगा सकता है, और किस पोजीशन में वो बच्चा लाई कर रहा होगा, कहीं वो एबनॉर्मल पोजीशन में तो नहीं चला गया बच्चा। तो इस इंस्ट्रूमेंट का देख सकते हैं आप कितना यूज़ है कि कोई बच्चा अगर एबनॉर्मली भी लाई कर रहा है फीमेल के फीटस में, सॉरी फीमेल के आपका देख सकते हो वूम में, यानी कि दैट इज कॉल्ड यूट्रस में, अगर वो बच्चा माँ के यूट्रस में एबनॉर्मली लाई कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल इंस्ट्रूमेंट वी कैन ईजिली डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बेबी इन द वूम एज वेल एज द यूट्रस। तो इतना सारा इसका यूज़ है। पहला ये है कि मैंने हार्ट बीट को लिसन कर सकता हूँ मैं इससे। दूसरा था क्या कि इसके साथ साथ मैं उसके पोजीशन को भी एनालिसिस कर सकता हूँ। और थर्ड है हमारा चेकिंग मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हार्ट बीट जो हमें सुनाई देगा वो एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा लोगों की हार्ट बीट सुनाई देती रहेगी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ के वूम में, माँ के यूट्रस में जो बच्चा है हो सकता है एक से ज़्यादा बच्चा हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी का साइन भी ये डिनोट करवा सकता है, ये आपको आइडिया लगा सकता है। एक मिनट, इट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग मल्टीपल हार्ट बीट्स विच माइट इंडिकेट्स अ ट्विन और अ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो ये आपको इशारा दे सकता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो ट्विन प्रेगनेंसी वाले हैं या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी वाला है, मतलब कि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर, दैट इज़ हमारा क्या कह रहा है, ये नॉन इन्वेजिव एंड सेफ प्रोसेस है। मतलब जाहिर सी बात है ये इन्वेजिव, मतलब मुझे इसको यूज़ करने के लिए फीमेल के एब्डोमेन में ना ही कट छट करना पड़ेगा, ना किसी तरीके के कोई इरिटेशन फीमेल को देना पड़ेगा। हम इसको पुटअप करके आसानी से इसको हम सुन सकते हैं बच्चे का फीटल हार्ट साउंड। द पिनार्ड स्टेथोस्कोप इज अ नॉन इन्वेजिव टूल मेकिंग इट सेफ फॉर बोथ द मदर एज वेल एज द बेबी। माँ के लिए यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ये सेफर प्रोसेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर हमारा, ये पोर्टेबल एंड ड्यूरेबल होता है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग, ये अच्छे समय तक ये चल सकता है और पोर्टेबल है। हम चाहे तो इजीली हम इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा हार्ड तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से और मुझे इसको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। इट्स सिंपल डिज़ाइन मेक्स इट ईजी टू कैरी एंड यूज़ इन वेरियस सेटिंग फ्रॉम क्लिनिक्स टू होम विजिट। जाहिर सी बात है आप छोटे मोटे क्लिनिक में भी यूज़ कर सकते हो। अगर होम विजिट पे जा रहे हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट लेडीज़ आपके पास नहीं पहुंच सकती है, आपके पास अप्रोच नहीं कर सकती है, तो आप इजीली इस इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ होल्ड करके
ट्रैवल भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट ना हो के भी इसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होगी। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है कि ये कैसे होते हैं। ये कोन शेप होते हैं, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। याद रखना ये किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं आगे। ओके क्या कह रहा है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप इज यूज्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ऑब्वियस सी बात है, टू लिसन द फीटल हार्ट बीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीटल हार्ट बीट को सुनने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हेयर्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ इट इज़ यूज्ड। कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका गाइडलाइंस दे रखा है, आप देखिए यहाँ पे। पहला प्रिपरेशन, मतलब जिस पेशेंट पे, जिस फीमेल पे हम इस इंस्ट्रूमेंट को पुटअप करके हम हार्ट बीट बच्चों का सुनना चाह रहे हैं या उस बच्चे का जो हार्ट बीट है उसको हम सुनना चाह रहे हैं, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, फीमेल को पहले प्रिपेयर करेंगे कि हाँ आपको मैं ये प्रोसीजर करने जा रहा हूँ, तो आपको इस पोजीशन में रहना है या फिर क्या करना है, उस फीमेल को प्रॉपर तरीके से समझाना होगा कि मैं जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, यानी दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप को यूज़ कर रहा हूँ, फीटल स्टेथोस्कोप को यूज़ कर रहा हूँ मैं, या फिर इसको हम लोग पिनार्ड स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कि इंश्योर द मदर इज इन अ कंफर्टेबल पोजिशन यूजिंग लाइंग ऑन हर बैक और स्लाइटली टिल्टेड टू वन साइड। या तो फीमेल को बिल्कुल सीधे लाई करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हमारा प्रोन पोजीशन होना चाहिए, सॉरी सुपाइन पोजीशन होना चाहिए, प्रोन नहीं। प्रोन में तो जाहिर सी बात है हमारा चेस्ट बिलो हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है, तो वो फीमेल को सुपाइन पोजीशन में लेटा सकते हैं या फिर हल्का लेटरल साइड में मूव करा सकते हैं फीमेल को। दूसरा है हमारा लोकेटिंग द फीटल हार्ट बीट। उसके बाद क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को पुट करके हम रिवॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे फीटस का हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रहा है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पाल्पेट्स मदर एब्डोमेन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द फीटस। पाल्पेट करके देखेंगे कि बच्चा किस पोजिशन में लाई किया हुआ है, शायद वो ट्रांसवर्स तो नहीं लाई किया हुआ है, शायद वो ऑब्लिकली तो लाई नहीं किया हुआ है। तो हम पाल्पेट करके, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स होंगे वो पाल्पेट करके इजीली रिकमेंड कर सकते, बता सकते हैं पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकुलर बेबी इन द वूम। तीसरा है हमारा प्लेसिंग स्टेथोस्कोप। अब कहाँ पे प्लेस करेंगे वो देखिए। The wide bell-shaped end of the Pinard stethoscope is placed firmly on the mother's abdomen over the area where the fetal heartbeat is expected to be heard। तो क्या हुआ समझिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का ये जो ब्रॉड वाला पार्ट, ये वाला, इस ब्रॉडर वाला पार्ट को हम क्या करेंगे, ये ब्रॉडर पार्ट जो है हमारा, ब्रॉडर पार्ट को हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट टू द फीमेल एब्डोमेन। तो ये जो वाइड वाला जो एरिया है ना, इस वाइड वाले एरिया को फीमेल के फीटस को पाल्पेट करने के बाद फीमेल के एब्डोमेन एरिया पे पुट करेंगे और वहाँ पुट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे मुझे संभावना लग रहा है कि यहाँ से, संभावना क्या, जब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को पुट करूँगा और उसके बाद रोटेट करते चलूँगा तो मुझे अपने आप कहीं एक पोजीशन पे हार्ट बीट की इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लग जाएगी। अगर किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे हार्ट बीट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इससे मुझे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि बच्चे का हार्ट बीट अगर मुझे इस जगह पे अगर हियरिंग हो रहा है, सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा किस पोजीशन में होगा, हम ये भी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ब्रॉडर पार्ट को माँ के एब्डोमेन एरिया पे रखेंगे और ये जो हमारा ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये वाला नीचे वाला, ये वाला पार्ट को देखिए कहाँ रखेंगे, क्या कह रहे हैं, द प्रोवाइडर इंश्योर्स अ गुड सील बिटवीन द स्टेथोस्कोप एंड द
स्किन, यानी कि जो वो ब्रॉडर पार्ट जो गोल सा था ना, वो बिल्कुल अच्छे से कांटेक्ट होना चाहिए मदर के एब्डोमेन एरिया में। ऐसा नहीं है कि हल्का स्पेस है या हल्का फिर गैपिंग है, तो हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट साउंड को सुन ना पाएँ। नेक्स्ट फोर्थ है लिसनिंग। अब सुनने की प्रक्रिया को देखा जाएगा। द नैरो एंड ऑफ द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ईयर। जो उसका नैरो एंड था ना, उस नैरो एंड को अपने कान के पास इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट को, जैसे मान लो सपोज दिस वन इज कॉल्ड अ पिनार्ड स्टेथोस्कोप, इसको मैंने एब्डोमेन पे एक ब्रॉडर पार्ट को रखा और दूसरे एंड को मैं ईयर की तरफ ऐसे पुट करके आराम से रखूंगा ताकि मैं उसका हियरिंग कर सकूं आसानी से। क्या बोल रहा है नेक्स्ट? द प्रोवाइडर लिसन्स फॉर द रिदमिक साउंड ऑफ द फीटल हार्ट बीट विच टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 110 टू 160 बीट पर मिनट। एक मिनट में हो सकता है 110 से लेके 160 बीट पर मिनट तक आपको में भी चांसेस है कि हार्ट बीट सुनने को मिल सकते हैं। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली में जो स्टेथोस्कोप का है ना, वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे एक फीमेल पे। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने देखा प्रिपरेशन के बारे में, दूसरा मैंने देखा है लोकेटिंग द फीटल हार्ट बीट के बारे में, एंड थर्ड है हमारा प्लेसिंग द स्टेथोस्कोप की कैसे प्लेस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि स्टेथोस्कोप का जो ब्रॉडर पार्ट था फीटल स्टेथोस्कोप को या फिर पिनार्ड स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं, जो इसका ब्रॉडर पार्ट है, वो ब्रॉडर पार्ट जो है वो मदर के एब्डोमेन पे हम उसको पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो उसका नैरो एंड है, वो नैरो एंड को ईयर हम उस तरफ रखेंगे और कोशिश करेंगे हम रिवॉल्व करके एब्डोमेन के चारों एरिया में रिवॉल्व करके हम ये कोशिश करेंगे उसकी साउंड को सुनने की। और साउंड सुन के हम ये पता कर सकते हैं कि जो माँ के यूट्रस में, माँ के वुम में जो बेबी है वो सिंगल फीटस है, डबल फीटस है या फिर मल्टी फीटस है। ये इसका भी आइडिया लग सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, सिंपल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हम एक और चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा का जो पोजीशन है, क्या वो एबनॉर्मल पोजीशन पे बच्चा लाई कर रहा है माँ के वुम में या फिर यूट्रस में, या फिर वो नॉर्मल पोजीशन में लाई कर रहा है। तीसरा, एक्चुअली में हम लोकेट कर पाएंगे कि बेबी है कहाँ पे। लिसनिंग हमारा हो गया था। नाउ द फिफ्थ वन इज़ द रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो देखें यहाँ पे, द फीटल हार्ट रेट इज़ रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड फॉर एनी इरेगुलरिटीज़। जो बच्चे का हार्ट रेट है, जो बच्चे का हार्ट बीट है, हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि कहीं बच्चों में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है ड्यूरिंग द हार्ट बीट प्रोसीजर। हो सकता है कि बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉनिटरिंग वी कैन ईजिली परज्यूम्स दैट कि जो बच्चा माँ के गर्भ में है, कहीं उसके फीटस जो बच्चा माँ के यूट्रस में है, कहीं उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। तो हम प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट की सीक्वेंस को मॉनिटर करके हम ये आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि रेगुलर मॉनिटरिंग कैन हेल्प इन असेसिंग द बेबी हेल्थ एंड डिटेक्टिंग एनी पोटेंशियल इशू अर्ली। अगर हम बेबी का डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं उसके हार्ट बीट को, तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो बच्चा माँ के गर्भ में है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं, उसकी हेल्थ स्टेटस बेस्ट है या नहीं। तो आई होप सो आपको ये जो है किस तरीके से पिनार्ड स्टेथोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं इन दैट प्रेग्नेंट फीमेल, और कैसे हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम आसानी से ऑडिएबल कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं बच्चे की हार्ट बीट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे यहाँ पॉइंट। ओके, द पिनार्ड स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड on the mother's abdomen over the area where the fetal heartbeat is expected to be most audible. The exact location can vary depending on the baby position, but here are some general guidelines. देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जो बच्चा माँ के यूट्रस में जो बेबी है, वो डिपेंड करता है कि बेबी किस पोजीशन पे लाई कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि बेबी किस पोजीशन में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से ही तो हमें हार्ट बीट सुनाई देगी ना। अब बेबी ट्रांसवर्स में है और मैं यूट्रस के एपेक्स रीजन पे, यूट्रस के
ब्रॉडर एंड पे अगर मैं स्टेथोस्कोप को रख के और ऑडिबल करने की हार्ट बीट की कोशिश करूंगा तो कभी भी हार्ट बीट हमें प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देगी। तो अगर मुझे बच्चे का प्रॉपर हार्ट बीट ऑडिबल करना है अच्छे तरीके से, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू व्हाट, सबसे पहले मैं पाल्पेट करूंगा मदर के एब्डोमेन को कि बच्चा कहाँ किस पोजीशन में लाइक कर रहा है। देन आफ्टर वी यूज दैट पिनार्ड स्टेथोस्कोप और मैं उसको एडजस्ट करके रिवॉल्व करके कोशिश करूंगा कि बच्चा एक्चुअली में किधर है और किस साइड में उसकी हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से इंटेंसिफाइड होके मुझे सुनाई दे रही है। इंटेंसिफाइड होने का मतलब ये हुआ कि बच्चे की हार्ट बीट जो वो प्रॉपर लाउड साउंड में किधर की ओर में ज़्यादा ऑडिएबल है। तो फीटल बैक के बारे में क्या बोल रहा है, द आइडियल स्पोर्ट इज यूजुअली अलोंग द फीटल बैक एज दिस प्रोवाइड द क्लियरेस्ट साउंड ऑफ द हार्ट बीट। अगर बच्चे की बैक की बात करते हैं, मतलब कि पीठ के रीजन से, अगर हम बच्चा सपोज इस तरीके से लाई कर रहा है और हम इंस्ट्रूमेंट को सपोज मैंने रखा माँ के एब्डोमेन पे और सपोज कीजिए कि बच्चे का बैक रीजन पे वो स्टेथोस्कोप एडजस्ट हो चुका है, तो उस जगह पे हार्ट बीट का जो साउंड होगा ना बिल्कुल क्लियर आएगा। क्लियर है सभी को? तो बच्चे का अगर हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से ऑडिबल होना होगा तो वो तभी हो सकता है कि बच्चे का बैक रीजन, पीठ वाले एरियाज में अगर हमारे स्टेथोस्कोप फिट कर गया होगा तो वहाँ पे हार्ट बीट की साउंड क्लियरली ऑडिबल होगा, अच्छे तरीके से सुनाई देगी। ठीक है, ये हमारा गाइडलाइंस है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, द फंडल हाइट। फंडल हाइट का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था कि सपोज ओवल शेप का यूट्रस है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सपोज दिस वन इज द यूट्रस। ठीक है, ये इंटरनल ऑस है, ये सर्विक्स है और ये हमारा एक्सटर्नल ऑस है। तो ये जो हमारा फंडस है ना, ये फंडल हाइट होता है ये। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला रीजन जो है ब्रॉड पार्ट, दैट इज कॉल्ड अ फंडस। ब्रॉड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फंडस। तो क्या कह रहा है कि फंडल हाइट, द हाइट ऑफ द यूट्रस, वेट अ मिनट, द हाइट ऑफ द यूट्रस, फंडल हाइट can give clues to where the heartbeat can be heard. As the pregnancy progresses, the location where the heartbeat is best heard by changes. जाहिर सी बात है कि जब बेबी जैसे जैसे उसका जेस्टेशनल पीरियड यानी कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन जैसे जैसे बच्चे का बढ़ते जाएगा, जैसे कि बच्चा 4 वीक का होगा, 5 वीक का होगा, 6 वीक का होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जैसे जैसे पीरियड ऑफ जेस्टेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बच्चों का फंडल हाइट बढ़ते जाता है। एज यू नो कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होंगे तो जस्ट एबव द प्यूबिक बोन, आप प्यूबिक बोन के जस्ट एबव में ही अगर स्टेथोस्कोप को आप रखेंगे, पिनार्ड स्टेथोस्कोप को, तो पॉसिबल है कि वहाँ पे आपको आराम से हार्ट बीट सुनाई दे सकती है। लेकिन अगर जो है वो जो बच्चा है अराउंड मिड प्रेगनेंसी में है, मतलब कि 20 वीक में, अराउंड 20 वीक में है, तो याद रखिएगा नियर द लेवल ऑफ द बेली बटन। ठीक है, अगर बेबी जो है हमारा 20 वीक का हो चुका है तो माँ का जो बेली बटन है, जैसे अम्बिलिकल रीजन है जो है, अम्बिलिकल रीजन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, या फिर अम्बिलिकल रीजन के आसपास आप आराम से उस इंस्ट्रूमेंट को जब आप पुट करेंगे तो आराम से उस साउंड को सुन सकते हैं। लेट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द बेबीज पोजीशन इट कुड बी हायर अप नियर द रिब्स और स्टिल क्लोजर टू द बेली बटन। माइट बी पॉसिबल, ये डिपेंड करता है कि जब मैंने आपको फंडल हाइट रेशियो गायनी में जब पढ़ाया जाएगा तो उस वक्त ये बात बताया जाएगा कि जब बेबी 12 वीक का होता है तो वो प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन पे होते हैं। जब बेबी जो है हमारा वो 12 से 16 वीक के हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के लोअर बॉर्डर के पास या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच वाले एरियाज में आते हैं। जब बेबी 20 वीक्स के होते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड के लोअर बॉर्डर पे होते हैं, और जब बेबी 24 वीक के होते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अपर बॉर्डर पे होते हैं।
जब बेबी 28 वीक का होता है तो वो जिफिस्टर्नम और एम्ब्लिकस के बीच में 2/3 पोर्शन फ्रॉम द एम्ब्लिकल कॉर्ड के पास होते हैं। तो इस तरीके से हम जेस्टेशन ऑफ पीरियड को बढ़ाते चलते हैं और फंडल हाइट रेशियो हम इस तरीके से निकालते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे फंडल हाइट रेशियो अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन जाएगा वहाँ वहाँ हम इंस्ट्रूमेंट को पुट करेंगे एंड वी नाउ कैन ईजिली ऑडिएबल द साउंड ऑफ दैट फीटल हार्ट बीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीटल की पोजीशन पे भी तो डिपेंड करता है ना। एक मिनट। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पाल्पेट द एब्डोमेन टू डिटरमाइन द बेबी पोजीशन। बेबी वर्टेक्स पोजीशन में है, बेबी ब्रिज पोजीशन में है या बेबी ट्रांसवर्स पोजीशन में है। Once the position is known, the stethoscope is placed on the side of the abdomen where the fetal back is located। तो जहाँ पे फीटस का बैक नज़र आएगा तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को पुट करने के लिए ताकि क्लियरली ऑडिएबल हमें सुनाई दे सके हार्ट बीट। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? If the heartbeat is not heard immediately, slight adjustment in the stethoscope position may be necessary to find the best spot। तो यहाँ पे आप सिंपली आराम से इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं और आपको कहीं पे इसमें प्रॉब्लम फिर नहीं होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें। ये 3 टर्म हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो पहला है हमारा टर्म पिनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस पूरा कर दिया। दूसरा है हमारा पिनार्ड मैन्योवर, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा है हमारा पिनार्ड लिविंग लाइगेचर्स। तो ये दोनों को हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले हम पिनार्ड मैन्योवर के बारे में देखते हैं। तो पिनार्ड मैन्योवर के बारे में इधर देखिए साइड में। पिनार्ड मैन्योवर है क्या, ये कैसा टेक्निक है, समझिएगा बात को। पिनार्ड मैन्योवर इज अ टेक्निक यूज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ to assist in the delivery of a breech baby. The baby position feet or buttock first. Here's a detailed explanation of how it is performed. देखिए एक्चुअली में पिनार्ड मैन्यूवर हम इसलिए करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बच्चा अगर ब्रीच हो, ब्रीच कहने का मतलब है कि बच्चे का जो बटक एरियाज है, मतलब बैक रीजन है, या फिर बच्चे का फुट रीजन जो है वो मदर के वेजाइना से पहले बाहर निकलेंगे। नॉर्मली अगर वेजाइनल डिलीवरी की हम बात करते हैं तो बच्चे का पहले हेड बाहर आता है, लेकिन ब्रीच पोजीशन में क्या होता है कि बच्चे का बटक रीजन और बच्चे का फुट रीजन में भी चांसेस है कि बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द पिनार्ड मैन्योवर इज अ टेक्निक यूज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू असिस्ट इन द डिलीवरी ऑफ अ ब्रीच बेबी। ब्रीच बेबी का डिलीवरी के असिस्टेंस के वक्त हम पिनार्ड मैन्योवर का प्रोसीजर का यूज करते हैं। फीट या फिर वो बटक रीजन निकल रहा है फर्स्ट, या फिर फीट निकल रहा है। कुछ पर्पस देखिए क्या दे रखा है इसका। द पिनार्ड मैन्योवर इज स्पेसिफिशियली यूज्ड टू डिलीवर द लेग्स ऑफ अ ब्रीच बेबी दैट इज इन अ फ्रैंक ब्रीच पोजिशन, बटक फर्स्ट, लेग्स एक्सटेंडेड। लेग्स एंड एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि जो हमारा पैर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, एक्सटेंडेड होगा। तो मदर की जो वेजाइनल जो होती है, वेजाइनल से वो बच्चे का पैर बाहर निकल जाता है पहले। ठीक है, एक्सटेंडेड अपवर्ड और कंप्लीट ब्रीच पोजीशन, बटक फर्स्ट, लेग फोल्डेड एट द नीज। क्या होता है कि सपोज बेबी का बटक जब बाहर निकलेगा तो दोनों के दोनों पैर जो है वो ऊपर के तरफ एक्सटेंडेड होंगे। तो जब दोनों के दोनों पैर ऊपर के तरफ एक्सटेंडेड होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले बटक रीजन बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से पॉइंट, द पिनार्ड मैन्योवर इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू डिलीवर द लेग्स ऑफ अ ब्रीच बेबी दैट इज इन अ फ्रैंक ब्रीच पोजीशन। फ्रैंक ब्रीच पोजीशन का मतलब है कि बटक नीचे है और दोनों के दोनों पैर ऊपर की ओर एक्सटेंडेड है। बटक फर्स्ट, लेग्स एक्सटेंडेड अपवर्ड, या फिर इनकम्प्लीट ब्रीच पोजीशन, बटक फर्स्ट, लेग्स फोल्डेड एट द नीज। तो हो सकता है कि लेग्स जो है वो नीज के तरफ फोल्ड करके वो रह सकता हो। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में हम ये पिनार्ड मैन्योवर का यूज़ करेंगे। स्टेप्स ऑफ पिनार्ड मैन्योवर करते कैसे हैं? तो सिंपली मैं अगर पिनार्ड मैन्योवर की बात करूं तो पिनार्ड मैन्योवर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि ब्रीच बेबी
ब्रीच बेबी का मतलब होता है कि बच्चे का या तो बटक फर्स्ट बाहर निकलेगा और बच्चे का लेग्स भी बाहर निकल सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल पोजीशन, ये होता हमारा। तो इस एबनॉर्मल पोजीशंस के दौरान हम इस प्रोसीजर को, दैट इज़ कॉल्ड पिनार्ड मैन्यूवर प्रोसीजर को अपनाते हैं। क्या करते हैं इसमें, जो बच्चे जिसका बटक या तो पहले निकल रहा हो और पैर जो है पूरा का पूरा एक्सटेंडेड है, या फिर बटक निकल रहा हो और पैर थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो नीज के तरफ, तो उस केस में हम पिनार्ड मैन्यूवर का यूज़ करते हैं ताकि उस बेबी को अच्छे तरीके से डिलीवर करा दो, कम से कम, है ना। एक्चुअली में जब भी ब्रीच पोजीशन के बच्चे होते हैं ना, हम ज़्यादा चांसेस होता है कि एब्डोमिनल सर्जरी LSCS करके उस बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। बट इन केस वेजाइनल डिलीवरी कराना है तो हमें ये थोड़ा सा देखना होगा। प्रिपरेशन क्या कह रहा है, इंश्योर दैट द मदर इज इन द अप्रोप्रिएट पोजिशन फॉर डिलीवरी, टिपिकली लाइंग ऑन द बैक, हर बैक विथ हर लेग सपोर्टेड। सेकेंड है, इंश्योर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज प्रिपेयर्ड फॉर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ ब्रीच डिलीवरीज। अगर ब्रीच डिलीवरीज हम करा रहे हैं किसी मदर में, तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि मदर में आ जाए ड्यूरिंग दैट सिचुएशन, जब ब्रीच पोजीशन की डिलीवरी करा रहे हैं उस समय अगर कोई कॉम्प्लिकेशन मान लो एक चांसेस की आ जाते हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशन को झेलने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आप इमीडिएटली उसको प्रोवाइड कर सके, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। दूसरा प्रिपरेशन हो गया। दूसरा है हमारा असेसमेंट। डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द फिटस थ्रू पाल्पेशंस एंड पॉसिबली अल्ट्रासाउंड से। सेकेंड, कंफर्म दैट द बेबी इन द ब्रीच पोजिशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप, फ्रैंक और या फिर इनकम्प्लीट ब्रीच है। फ्रैंक ब्रीच में क्या होता है कि बटक बाहर है और पूरा का पूरा पैर एक्सटेंडेड ऊपर की तरफ, लेकिन कंप्लीट ब्रीच और फ्रैंक ब्रीच का डिफरेंसेस ये हो गया। सॉरी, कंप्लीट ब्रीच का मैं बात कर रहा था कि बटक नीचे की तरफ है और पूरा का पूरा पैर ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड है। लेकिन फ्रैंक ब्रीच में क्या होगा कि बटक बाहर है, बाहर निकलेगा फर्स्ट, और जो हमारा लेग्स होंगे वो एक्सटेंडेड होंगे नीज के पास, ठीक है। इनिशिएटिंग द मैन्यूवर, अब हम मैन्यूवर प्रोसीजर को करने जा रहे हैं वैसे बच्चे में जिसमें ब्रीच पोजीशन है, या वो कंप्लीट है या फिर वो फ्रैंक ब्रीच है, उसमें करने जा रहे हैं उसको सुधारने के लिए। वंस द बटक हैव डिलीवर, एक बार बच्चे का बटक बाहर डिलीवर हो गया है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सपोर्ट्स द बेबी पेल्विस विथ वन हैंड्स, with the other hands the provider gently inserted two fingers, usually the index and the middle finger, into the birth canal to locate the baby's knees। फिर क्या करेंगे, दो फिंगर को, जो नॉन डोमिनेटिंग हैंड है, एक तो हमारा हो जाएगा इंडेक्स फिंगर और दूसरा होगा मिडिल फिंगर, इस दोनों फिंगर को हम एडजस्ट करेंगे। जैसे ही लग रहा कि बटक बच्चे के बाहर निकल गया, उसी दौरान हम अंदर की ये दोनों फिंगर को अंदर की ओर एडजस्ट करेंगे और हम देखना चाहेंगे कि बच्चे का नीज जो है वो कंप्लीटली एक्सटेंडेड तो नहीं है या फिर थोड़ा बहुत फ्लेक्स्ड है, वो चेक कर लेंगे फिंगर डाल के। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सन द नीज, फोर्थ नंबर। द प्रोवाइडर जेंटली फ्लेक्स द बेबीज नीज बाय प्रेसिंग ऑन द पॉप्लेटियल फोसा द बैक ऑफ द नीज, कॉजिंग द लेग्स टू बेंड। अब क्या होता है कि जब आप एक्सटेंड खड़े होते हो तो पैर के पीछे वाले रीजन में, दैट इज कॉल्ड पॉप्लिटियल एरिया, उस पॉप्लिटियल एरिया को जब आप प्रेस करोगे ना, तो बच्चे का जो लेग्स जो पहले एक्सटेंडेड था अब वो फ्लेक्स होने लगेगा, नीचे की तरफ पैर उतरने लग जाएगा। तो जैसे ही बच्चे का पैर नीचे उतरने लग जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है फुट बाहर निकलने लग जाएगा। देखो टेक्निक क्या किया कि अगर बच्चे का ब्रीच पोजीशन है और वो ब्रीच कंप्लीट ब्रीच है या फिर फ्रैंक ब्रीच है, कंप्लीट ब्रीच कहने का मतलब है कि बेबी का बटक बाहर निकला और दोनों के दोनों पैर ऊपर के तरफ फेस के तरफ आया हुआ है, दोनों के दोनों पैर बिल्कुल एक्सटेंडेड होया हुआ, ठीक है, वो कंप्लीट ब्रीच हुआ। फ्रैंक ब्रीच कहने का मतलब है कि बटक अभी भी बाहर निकल रहा है और पैर जो वो थोड़ा सा टिल्ट होगा, मुड़ा हुआ होगा, पूरी तरह से एक्सटेंडेड नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे ही बच्चे का बटक बाहर निकलेगा तो हम दो फिंगर को एडजस्ट करेंगे वेजाइना के रूट में। उसके बाद एक तो हमारा फिंगर होगा हमारा इंडेक्स फिंगर, दूसरा मिडिल फिंगर, दोनों फिंगर को जैसे ही एडजस्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि बच्चे का फुट का पीछे वाला एरिया, जहाँ पे पॉप्लिटियल एरिया है, जहाँ पे आपके घुटने होते हैं ना, घुटने के पीछे वाला एरिया उसको पॉप्लिटियल एरिया कहते हैं। उस पॉप्लिटियल एरिया पे जब प्रेस करेंगे ना तो बच्चों का जो लेग्स पहले एक्सटेंडेड था ऊपर की तरफ, वो लेग्स नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा।
ब्रिंगिंग डाउन द लेग, देखो लिखा है ना, द बेंट नीज इज देन ब्रॉट डाउन एंड आउट डिलीवरिंग द लेग, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द अदर लेग इफ नेसेसरी। इसी प्रोसेस को जरूरत लगा तो हम दूसरे लेग के लिए करेंगे अगर वो एक्सटेंडेड रहा तो। Continuing delivery. Once the legs are delivered, the health care provider continues to assist with the delivery of the baby, torso, shoulders and the head, causing other maneuver if needed to ensure a safe delivery. तो एक बार बटक निकल गया, लेग बाहर निकल चुके हैं, तो आप ये कोशिश करेंगे कि बच्चे का शोल्डर अच्छे से निकल जाए और बच्चे का हेड भी बाहर अच्छे तरीके से निकल जाए ताकि और फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एक्चुअली में बच्चा तो एबनॉर्मल पोजीशन में है ही, एबनॉर्मल होते हुए भी अगर मुझे वेजाइनल डिलीवरी कराना पड़े तो पिनार्ड मैन्यूवर प्रोसीजर का यूज़ करके इस तरीके से ब्रीच वाले बच्चे को हम बाहर की ओर निकाल सकते हैं। सेफ्टी कंसिडरेशन का ख्याल रखना, वो क्या कह रहा समझिए। एक बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि मैं जब इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहा आप लोगों के लिए। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ आपको ऑप्स और गायनी की भी नॉलेज साथ साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ दिया जा रहा है। सो इस मेहनत के लिए कम से कम आप लोग इस लेक्चर्स को पूरा का पूरा देखें, समझें, और कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी समस्या को ज़रूर रखें। तो क्या क्या सेफ्टी का हमें ध्यान देना है। पहला, द पिनार्ड मैन्यूवर शुड ओनली बी परफॉर्म्ड बाय ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होने चाहिए, वही प्रोवाइड करेंगे। दूसरा कह रहा है इट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग टू अवॉइड इंजरी टू द बेबी एंड द मदर। ना मदर को कोई इंजरी हो ना बेबी को कोई इंजरी हो, इसका खास ख्याल रखा जा सकता है। थर्ड है हमारा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द फीटल हार्ट रेट is essential to ensure the baby's well-being during the procedure। मान लो कि आप मैन्यूवर ये पिनार्ड मैन्यूवर कर रहे होंगे तो उस वक्त हो सकते हैं कि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन दिखने के लिए मिल जाए। तो कोई कॉम्प्लिकेशन अगर बच्चे में जैसे ही होगा तो डिस्ट्रेस कंडीशन जैसे ही बच्चे में आएगा, बच्चे की हार्ट बीट क्या होगी, फास्ट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो विद द मेजरिंग ऑफ द हार्ट बीट वी कैन एज्यूम दैट कि जो बेबी माँ के यूट्रस में, माँ के वूम में है, वो कंफर्टेबल है या नहीं। जब हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो बच्चा कंफर्टेबल अभी भी है या नहीं, ठीक है, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिनार्ड लिविंग लाइगेचर्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग। दैट इज, ये कंप्लीट नेम किसका है, लिविंग लाइगेचर का। तो अगर आपसे बोले कि लिविंग लाइगेचर का कंप्लीट नेम बताओ, तो लिविंग लाइगेचर का कंप्लीट नेम आपको याद रखना, वो क्या है, पिनार्ड लिविंग लाइगेचर्स। ये एक्चुअली में होते क्या है, समझिए मेरी बात को। पहले बात को समझेंगे, देन आफ्टर जो है हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ, एक मिनट। सो ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पिनार्ड लिविंग लाइगेचर्स। देखो पिनार्ड लिविंग लाइगेचर्स होते क्या है, पहले उस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखियो, जब किसी बेबी का एब्डोमिनल सर्जरी करके उस बेबी को निकाला जा रहा है, तो ड्यूरिंग द सिजेरियन सेक्शन जब बेबी को बाहर की ओर निकालते हैं तो हम एक प्रोसीजर करते हैं। क्या करते हैं कि जब उस बेबी को बाहर की ओर निकालते होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा यूट्राइन आर्टरी से ब्लीडिंग होते हैं। जब सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को बाहर की ओर निकालते हैं तो उस वक्त यूट्राइन आर्टरी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, और होते भी हैं। तो हम क्या करते हैं, वो बेबी का बॉडी पार्ट से या बेबी के स्पेशली हेड से क्या करते हैं, उस यूट्राइन आर्टरी को कंप्रेस कर देते हैं। जब बेबी को बाहर निकाल रहे होते हैं ना, उसी दौरान क्या करते हैं कि जैसे मैंने सिजेरियन सेक्शन दिया, बेबी को बाहर निकाल रहे, निकालने से पहले क्या करूंगा, उस बेबी के बॉडी पार्ट से या बेबी के हेड से क्या करते हैं, यूट्राइन आर्टरी को कंप्रेस कर देंगे। साइड में ले आके क्या करेंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने से क्या होगा कि जो यूट्राइन आर्टरी जो थे ना, वो टॉर्चुअस हो जाएंगे। टॉर्चुअस कहने का मतलब है कि जो यूट्राइन आर्टरी से ब्लीडिंग निकल रहे थे, जैसे ही बच्चे का फीटस मतलब बच्चे का हेड से कंप्रेस करेंगे यूट्राइन आर्टरी को, वैसे ही वो हमारा यूट्राइन आर्टरी जो है वो टॉर्चुएट कर जाएगा, मतलब कि सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही वो सिकुड़ जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो उससे ब्लडिंग निकलना और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ लिविंग लाइगेचर।
लिविंग लाइगेचर इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अब समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है, समझते हैं। द पिनार्ड लिविंग लाइगेचर is a technique used during the surgical procedure known as the cesarean section, C-section, to control bleeding from the uterine artery, है ना। uterine artery से bleeding को कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है। This methods involves using the baby bodies या फिर typically head as the means to compress the uterine arteries temporarily, thereby reducing blood loss during the operation। तो क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन दे के जैसे ही बच्चे को बाहर निकालते होते हैं उसी दौरान क्या करते हैं, उस बच्चे की बॉडी सरफेस से या उस बच्चे की स्पेशली हेड से यूट्राइन आर्टरी को कंप्रेस कर देते हैं ताकि फर्दर ब्लड ना निकले। हाउ इट इज टिपिकली परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो स्टेप्स देखिए। सबसे पहले स्टेप्स का प्रोसीजर देखिए। पहले प्रिपरेशन करेंगे। द मदर इज प्रिपेयर्ड फॉर अ सिजेरियन सेक्शन इन अ स्टेराइल ऑपरेटिंग रूम, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, द सर्जन मेक्स द नेसेसरी एब्डोमिनल एंड यूट्राइन इंसीजन टू रीच द बेबी। तो पहले क्या करेगा सर्जन, एब्डोमिन में इंसीजन देगा, फिर यूट्रस में इंसीजन देगा ताकि बच्चे तक पहुंच पाए। सेकेंड इज डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये प्रोसेस समझेंगे। एज द बेबी इज बीइंग डिलीवर्ड थ्रू द यूट्राइन इंसीजन, द हेड ऑफ द बेबी इज डिलीवर्ड लास्ट। जो बेबी का जो हेड है उसको लास्ट में बाहर की ओर निकालेंगे। इंस्टेड ऑफ द डिलीवरिंग द हेड इमीडिएटली, द सर्जन केयरफुली पोजिशनिंग द बेबीज बॉडी सच दैट द हेड रिमेन्स विद इन द यूट्राइन कैविटी। हम इस कदर से बच्चे को बाहर की ओर निकालने की कोशिश करेंगे कि बच्चे का हेड अभी भी माँ के यूट्रस के अंदर में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, उस हेड से कंप्रेस कर देंगे यूट्राइन आर्टरी को। तीसरा, कंप्रेशन ऑफ द यूट्राइन आर्टरी, देखिए यूट्राइन आर्टरी को कंप्रेशन करेंगे क्या, बाय कीपिंग द बेबीज हेड विद इन द यूट्रस, द सर्जन यूजेज इट टू एक्सर्ट जेंटली प्रेशर ऑन द यूट्राइन आर्टरी। दिस प्रेशर एक्ट एज अ नेचुरल लिविंग लाइगेचर। ये किसके तरह काम कर रहा है, वो बच्चा तो लिविंग है ना, और लिविंग बच्चे से हम ये करवा रहे हैं। लिविंग लाइगेचर हेल्पिंग टू रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग। इस तरीके से ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या है, कंप्लीशन ऑफ डिलीवरी। Once the surgeon is ready to proceed, the heads of the baby is delivered and the cesarean section is completed. After the baby is fully delivered, the uterine and abdominal incision are closed and the usually post-operative care is provided to the mother. I hope so. Pinard living ligatures concept आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेक अ लाइक एंड सब्सक्राइब। एडवांटेजेस एंड कंसिडरेशन क्या है इसका, ये देख लीजिए। पहला, होम्योस्टैसिस का बात है। सिंपल सी बात है कि जब हम यूट्राइन आर्टरी को, एक मिनट, जब हम यूट्राइन आर्टरी को कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग क्या हो जाएंगे, लॉस कम हो जाएंगे, तो होम्योस्टैसिस का काम करेंगे वो। The primarily advantages of the Pinard living ligature technique its ability to reduce blood loss during the cesarean section, which can be particularly beneficial in emergency situation के समय, ठीक है। सेकेंड है हमारा टेम्परेरी मेजर। इट इज़ अ टेम्परेरी मेजर यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस and does not replace the need for careful surgical technique and other hemostatic measures. स्किल रिक्वायर्ड, जाहिर सी बात है ये जो प्रोसीजर को कर रहे होंगे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से स्किलफुल पर्सन होने चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। ओके, दिस टेक्निक रिक्वायर्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू परफॉर्म सेफली एंड इफेक्टिवली इंश्योरिंग दैट नाइदर द मदर नॉर द बेबी इज हार्म्ड। क्लियर है। तो यहाँ तक आपका जो है वो 3 पिनार्ड वाला कॉन्सेप्ट था। पहला था आपका पिनार्ड स्टेथोस्कोप, दूसरा था हमारा पिनार्ड मैन्योवर एंड तीसरा था हमारा पिनार्ड लिविंग लाइगेचर्स। ये तीनों पॉइंट्स को मैंने डिटेल से आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। कहीं पे अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स। आई होप सो, मुझे इतना गारंटी है कि अगर आपने इतना सुना होगा तो डेफिनेटली है डैम श्योर कि आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है
एंड दैट इज नथिंग, दैट इज कॉल्ड अ लीच विल्किंसन कैनुला। ये आपको जो कैनुला दिख रहा है, दैट कैनुला इज नोन एज अ लीच विल्किंसन कैनुला। वेट अ मिनट। So now we are going to see about the लीच विल्किंसन कैनुला। क्या होते हैं देखिए, इसका यूज़ बता रहा है क्या, टू इंसर्ट डाई वाइल हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी क्या है, लेक्चर नंबर 2 या फिर लेक्चर नंबर 3 में आप जाएंगे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता रखा है कि व्हाट इज़ हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी और हम कैसे करते हैं। तो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में बेसिकली क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस कैनुला, जिस कैनुला का नाम है हमारा लीच विल्किंसन कैनुला। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कैनुला हम आसानी से क्या करते हैं, यूट्रस में एज वेल एज फेलोपियन ट्यूब में हम डाई को इंसर्ट करते हैं, ताकि हम ये देख सके कि कहीं कोई यूट्रस में या फिर फेलोपियन ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, जिसके कारण से एक फीमेल हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि कैसा ये डिस्टल इंड है, किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और पीछे प्रॉक्सिमल इंड में देखो कि एक क्या होता है, स्टाइलेट होता है। स्टाइलेट क्या होता है, एक पतली सी स्टील की लंबी सी स्ट्रक्चर्स होती है, उसको चाहो तो पीछे से हम प्रेस करके बाहर की ओर ताड़ की तरह होता है, वो निकाल सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ए स्टाइलेट। तो वो जो स्टाइलेट होते हैं ना, वो इस कैनुला में इंसर्ट करके, जैसे कैसे होता है कि वो एक पेन होता है और एक लीड होता है, लीड को कैसे इंसर्ट करके रखते हैं पेन के कवर के अंदर में, उसी तरीके से स्टेलाइट जो है वो हम इस कैनुला के अंदर में इंसर्ट करके घुसा के ही रखते हैं। ठीक है, तो आपको दिख सकता है कि जो इसका डिस्टल एंड है वो कैसा होता है, फनल शेप है, इंड्स विथ सेरेशन। देख सकते हो बहुत सारे इसमें सेरेशन दिखने के लिए आपको मिल रहे हैं। तो इसमें याद रखना है कि लीच विल्किंसन्स कैनुला का यूज़ किस लिए करते हैं, तो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाई को इंसर्ट करने के लिए यूजेस देखिए। यहाँ पे डाई जो है हमारा वो रेडियो ओपैक होगा। रेडियो ओपैक कहने का मतलब है कि जब हम एक्सरे करके उस डाई का फोटोग्राफ निकालेंगे ना, तो जहाँ जहाँ डाई गया होगा वहाँ वहाँ वाइट कलर की दिखेगी, और जहाँ जहाँ डाई नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, फॉर इंस्टिलिंग डाई इन यूट्रस इन HSG/लेप्रोस्कोपी क्रोमोपर्ट्यूबेशंस, ठीक है, स्पेशली यूज्ड इन द मल्टीपेरस फीमेल सर्विक्स। ठीक है, ज़्यादातर हम किस में यूज़ करते हैं, जो फीमेल 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे वो दे चुकी हैं और हो सकता है कि वो 3rd टाइम प्रेग्नेंट हुई होंगी, तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपेरस फीमेल सर्विक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके जो सर्विक्स होते हैं ना, मल्टीपेरस जो बार बार डिलीवरी दे चुके हैं बेबी का, 2 से ज़्यादा बेबी वो दे चुकी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सर्विक्स नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा डायलेट होता है, तो उस केस में ये लीच कैनुला जो है आराम से एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। वाइवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेस्ट टाइम टू डू HSG। HSG का फुल फॉर्म क्या होता है, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। ठीक है, हिस्टेरो का मतलब तो यू नो कि यूट्रस होता है, एंड साल्पिंगो का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब। तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि बेस्ट टाइम टू डू HSG, कब कर सकते हैं हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, इस डाई को इंसर्ट करेंगे कब, तो डे याद रखना है, डे 7 to 10 डेज ऑफ द साइकिल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज किसी फीमेल को 28 डे को हो रही है, तो 28 डे को जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, 28 को, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 तक नहीं करना है हम लोगों को हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। 7 तारीख
8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, यानी कि 7 to 10 डेज ये सेफर पीरियड माना जाता है फॉर द प्रोसीजर ऑफ द हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। तो याद रखिएगा, जिस फीमेल का फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे किसी एक फीमेल को 28 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, इसका मतलब है कि 28 को मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म नहीं हुआ, 28 को मेंस्ट्रुअल साइकिल उस फीमेल का स्टार्ट हुआ। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एक फीमेल का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो कम से कम 3 से 4 दिन तो रहता ही रहता है। तो 28, 1, 2, 3, 4 दिन हम लेके चलते, ये इतने दिन तक हम नहीं करेंगे। 7वां दिन से लेके 10वां दिन तक हम क्या करेंगे, ये सेफर पीरियड माना जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर HSG, हम जब हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कर रहे होंगे तो उस वक्त हम किस बात का ध्यान देंगे? तो प्रेगनेंसी, डू अ यूपीटी का मतलब होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बिफोर द प्रोसीजर। अगर आप ये प्रोसीजर कर रहे हो तो उससे पहले फीमेल का यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर लो, कहीं वो फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो हम इस प्रोसीजर को नहीं करेंगे। दूसरा, पीआईडी, अगर इस फीमेल को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, अगर किसी एक फीमेल को पीआईडी है तो इस केस में हम डाई को इंसर्ट नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीच विल्किंसन कैनुला। तीसरा, जेनाइटल टीबी, अगर किसी फीमेल को जेनाइटल टीबी है, जैसे कि इंडोमेट्रियल बायोप्सी बिफोर द प्रोसीजर। सपोज किसी एक फीमेल को टीबी है तो उसमें तो हम ये नहीं कर सकते हैं ना। तो लेट सपोज किसी एक फीमेल में टीबी था, अब वो जाके टीबी उसकी ठीक हो चुकी है, तो फिर भी मुझे कंफर्म करने के लिए कि उसकी टीबी खत्म हुई है नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं क्या करूँगा, उसके यूट्रस से मैं बायोप्सी निकालूंगा और उस बायोप्सी को निकाल के पहले रिसर्च स्टडी करूंगा कि कहीं अभी भी टीबी का कोई बैक्टीरिया, यानी कि माइकोप्लाज्मा ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया अभी भी यूट्रस में है या नहीं। अगर नहीं होगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं उस फीमेल में प्योरली अच्छे तरीके से टीबी का क्योर हो चुका है, जेनाइटल टीबी का क्योर अच्छे तरीके से हो चुका है। नाउ वी कैन डू ईजिली। उसके बाद जब जाहिर सी बात है कि जेनाइटल टीबी उसकी खत्म हो चुकी है तो हम लोग आसानी से हम लोग HSG दैट इज कॉल्ड हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कर सकते हैं। नोट क्या कह रहा है कि इट काउजेस पेन विच कैन लीड टू द कॉर्नुअल स्पाज्म एंड देयरफॉर ब्लॉक द एंड ऑफ द HSG, हेंस एनाल्जेसिक शुड बी गिवन हाफ एन आवर बिफोर डूइंग HSG। देखिए, ये प्रोसीजर जो है ना, जब आप HSG कर रहे हैं ना तो ये पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो जब ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो फीमेल का जो यूट्रस का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड कॉर्नुआ। कॉर्नुआ का मतलब एंगल ऑफ द यूट्रस। वो एंगल ऑफ द यूट्रस क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यूट्राइन कैविटी से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में वो डाई नहीं जा सकेगा, क्योंकि यूट्राइन कैविटी से फेलोपियन ट्यूब में, मैं एक फिगर बना देता हूं आपको ताकि प्रॉपर समझ में आए। यहाँ थोड़ी सी फिगर मेरी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी चलो, है ना। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द यूट्रस। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ द यूट्रस को हम लोग बोलते हैं कॉर्नुआ। तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एंड ये वाला पार्ट जो हमारा क्या है, फंडस ऑफ द यूट्रस, फंडस पार्ट है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इसमें ब्लॉक हो जाएगा, देखो है ना, जब इसमें ब्लॉक हो जाएगा तो जब मैं डाई को इंसर्ट करूंगा नीचे से तो ये डाई जो है इस पोर्शन में नहीं जा सकेगा। ऑब्वियस ही बात है, जब ये डाई इधर नहीं जा सकेगा क्योंकि ब्लॉक हो चुका है, तो ये जब हम डाई डाल रहे हैं तो उससे आधा घंटा से 40 मिनट पहले हम क्या करेंगे कि एनाल्जेसिक को हम फीमेल को प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको वो दर्द ना हो। तो जब वो दर्द नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉर्नुआ मतलब एंगल ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आसानी से वो डाई फेलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है। और ये हमारा क्या है, फेलोपियन ट्यूब है ना। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब में डाई आराम से जा सकेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, बट पैथोफिजियोलॉजिकल कॉज क्या होता है जेनेटल टीबी, बायलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक ड्यू टू द कॉर्नुअल स्पाज्म एट द पेन। ये बात मैंने को समझा दी आपको, आप चाहें तो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूविन कैनुला, नेक्स्ट कैनुला को हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रूविन कैनुला। इट इज यूज टू HSG हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी के लिए इन नलीपैरस फीमेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर फीमेल नलीपैरस है, एक मिनट, नलीपैरस फीमेल है तो उस फीमेल में आपको अगर HSG करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, रूविन कैनुला। यूज द रूविन कैनुला को हम यूज करेंगे किसमें, नलीपैरस फीमेल में। नलीपैरस फीमेल का मतलब है कि जो फीमेल पहले एक भी बच्चे को डिलीवरी नहीं दी है, बट अगर फीमेल मल्टीपैरस फीमेल है, मतलब जो एक दो बच्चे ऑलरेडी पहले दे चुकी है, अगर मल्टीपैरस फीमेल है तो उस केस में अगर मुझे HSG करना होगा तो देयर वी यूज अ लीच विल्किंसन कैनुला। तो दोनों अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, इट इज यूज टू डू HSG हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी इन नलीपैरस फीमेल बट लीच विल्किंसन कैनुला आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डूइंग HSG बट इन मल्टीपैरस फीमेल। रूविन कैनुला का फिगर यहाँ पे देख सकते हो, ये डिस्टल एंड कैसा है, कर्व्ड है, यहाँ पे देख सकते हो ना, ये कर्व्ड है, और यहाँ पे क्या है, एक रबर है, हमारा स्टॉपर की तरह काम करता है कि कितना अंदर की ओर जाना है। इसको ज़्यादा अंदर की ओर जाएगा तो हो सकता है ना कि कहीं पे परफोरेशन कर दे, तो ये रबर इसमें लगा होता है ताकि वो बता सकता है कि कहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है डिफरेंस देखेंगे किसके बीच, रूविन कैनुला एज वेल एज लीच विल्किंसन कैनुला, ये दोनों पढ़ चुके हैं ना अभी, तो इस दोनों का डिफरेंस देखो क्या है। पहला यूजेस देखो, यूज्ड फॉर ट्यूबल इंसफ्लेशन टेस्टिंग फेलोपियन ट्यूब पोटेंसी। मतलब क्या होता है कि हम रूविन कैनुला का इसलिए यूज करते हैं, हम रूविन कैनुला का इसलिए यूज करते हैं बेसिकली कि यूज्ड फॉर ट्यूबल इंसफ्लेशन, मतलब कि जो ट्यूब है ना, हमारा फेलोपियन ट्यूब है, वो कितना ज़्यादा डायलेट किया हुआ है। अगर वो कम डायलेट होगा तो ऑब्वियस ही बात है डाई अंदर नहीं जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में डाई अंदर नहीं जाएगा। तो हम रूविन कैनुला का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो यूज्ड फॉर ट्यूबल इंसफ्लेशन, मतलब कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसको हम लोग इन्फ्लेट कर सकें ना। नेक्स्ट, लीच विल्किंसन में क्या कह रहा है, यूज्ड फॉर इंस्टिलिंग डाई। ये एक्चुअली में किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, डाई को इंस्टॉल करने के लिए ड्यूरिंग द हिस्टेरेक्टोमी। डिज़ाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्यूब विथ अ मेटल और अ प्लास्टिक टिप होंगे। बट इसकी बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल कैनुला विथ अ स्पेसिफिक कर्वेचर टू फिट द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, यूट्राइन कैविटी में आसानी से फिट हो जाए, उसके लिए ये स्ट्रक्चर उस तरीके से डिज़ाइन होता है। तीसरा हम पर्पस देखेंगे, डायग्नोसिंग ट्यूबल पोटेंसी एंड ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूब कितना ब्लॉक किया हुआ है या ट्यूब की पोटेंसी कितनी है उसको जांच करने के लिए वी यूज़ आर रूविन कैनुला। और रूविन कैनुला जो है, एक मिनट, ओके, हाँ, तो जो फीमेल की जो हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होगी या फिर बिल्कुल कहीं से ब्लॉक होगी, तो उसकी पोटेंसी को चेक करने के लिए वी यूज़ द रूविन कैनुला। विजुअलाइजिंग यूट्राइन कैविटी एंड फेलोपियन ट्यूब यूजिंग डाई से हम यूज़ करके देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या बोल रहा है, एयर और गैसेज इज इंट्रोड्यूस इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स टू टेस्ट पेटेंसी। हम क्या करेंगे, इस कैनुला में एयर को या फिर गैस को भर के
फीमेल के यूट्रस में पुटअप करेंगे, और ये जब यूट्रस में ये गैस जाएगा तो ये जाने की ओर किधर की ओर कोशिश करेगा, फेलोपियन ट्यूब की तरफ। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या प्रॉपर तरीके से वो एयर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसके फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, उसके फेलोपियन ट्यूब नैरो है, उसके फेलोपियन ट्यूब उतना इंसफ्लेट नहीं कर सकता है। इंसफ्लेट का मतलब उतना ओपन नहीं हो सकता है, ब्रॉड नहीं है, ठीक है। तो वो पता कर सकते हैं वो डिग्री को। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेडियो पैक डाई डालते हैं। इसमें हम लीच विल्किंसन कैनुला से क्या कर रहे हैं, डाई को इंसर्ट कर रहे हैं। बट रूबिन कैनुला में हम क्या कर रहे हैं कि एयर और गैसेस को भर के अंदर डाल रहे हैं, और हम ब्लॉकेज लेवल गैस को भर के चेक कर रहे हैं। लेकिन इसमें रेडियो ओपैक डाई को डाल के चेक कर रहे हैं ब्लॉकेज को। दोनों प्रोसीजर से हम ब्लॉकेज चेक कर रहे हैं, बट एक से जो हम हैं डाई डाल के चेकअप कर रहे हैं, रेडियो पैक डाई डाल के चेक कर रहे हैं, और दूसरे से रूबिन कैनुला से हम चेक कर रहे हैं एयर और गैसेस को भर के। हम देखना चाह रहे हैं कि उस ट्यूब की पोटेंसी कितनी है, वो ट्यूब कितना ज़्यादा ब्लॉकेज है, कहीं वो ट्यूब नैरो तो नहीं है, वो इस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो याद रखना रूबिन कैनुला में हम डाई नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन लीच विल्किंसन कैनुला में हम डाई का इंसर्शन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक। स्पेशल फीचर की बात करते हैं तो सिंपल डिज़ाइन ऑफन यूज्ड विथ अ सिरिंज, स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर एचएसजी विथ अ बेटर फिट फॉर द यूट्राइन कैविटी। पेशेंट प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमल प्रिपरेशन, क्विक प्रोसीजर होता है, रिक्वायर मोर प्रिपरेशन। यानी लीच विल्किंसन में पेशेंट को ज़्यादा प्रिपेयर अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि वी आर इंसर्टिंग अ डाई, ठीक है। दैट डाई इज कॉल्ड अ रेडियो पैक डाई है हमारा, ठीक है। तो इसमें एयर और गैस को किस में, रूबिन कैनुला में भर के इंसर्ट कर रहे हैं ट्यूब की, यानी कि फेलोपियन ट्यूब की पोटेंसी नापने के लिए, फेलोपियन ट्यूब की इंसफ्लेशन कैपेसिटी नापने के लिए कि वो कितना ओपन हो सकता है, वो कितना ब्रॉड हो सकता है, कहीं वो ब्लॉकेज तो नहीं है, वो इस तरीके से चेक किया जा सकता है एयर और गैसेस भर के। लेकिन लीच कैनुला विल्किंसन में क्या करेंगे, हम डाई को इंसर्ट करके ब्लॉकेज चेक करते हैं। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। दोनों कैनुला क्लियर हो गया। पेन एंड डिस्कम्फर्ट की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि रूबिन कैनुला में पेन कम होगा, लीच विल्किंसन में पेन ज़्यादा होगा। एसोसिएटेड रिस्क की देखो तो रेयर कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शंस या फिर ट्यूबल डैमेज हो सकता है। इसमें हायर डिस्कम्फर्ट फीमेल को दिखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपके जो है दोनों के डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड अ लीच विल्किंसन कैनुला एज वेल एज रूबिन कैनुला, दोनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से आपको करा दिया गया। और दोनों कैनुला का मेन प्रोसीजर यही था कि वो ट्यूब की ब्लॉकेज कैपेसिटी को नाप रहा है। एक नाप रहा है डाई की हेल्प से, और एक नाप रहा है एयर या फिर गैसेस को इंजेक्ट करा के चेक कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ हुल्काज मैनिपुलेटर। ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, हुल्काज मैनिपुलेटर है, ठीक है। हुल्काज मैनिपुलेटर को पहचानना आसान इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो एक जो ब्लेड है हमारा ये वाला लॉन्ग है, और दूसरा ब्लेड जो है उसके पास प्रॉन्ग है, कांटे जैसा दो स्ट्रक्चर, और वो छोटा है। देखो क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प इन मैनिपुलेटिंग द यूट्रस। और ये जो छोटा वाला उससे क्या करेंगे, जस्ट अटैच या होल्ड द लिप ऑफ द सर्विक्स, समथिंग जस्ट लुकिंग लाइक अ वल्सेलम। ये किसके तरह दिख रहा है, वल्सेलम की तरह। वल्सेलम इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको डीप से अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, तो गो ऑन द प्लेलिस्ट बैक, और प्लीज़ आप वल्सेलम क्या था वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मेन समझने वाली बात आती है। देखो अगर मैं इस हुल्काज मैनिपुलेटर की बात करते हैं तो एक ब्लेड यहाँ तक लेंथ है, दूसरे ब्लेड की लेंथ यहाँ तक लंबी गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स्ट्रा लेंथ है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना, जब इस फीमेल को, याद रखिएगा इस मैनिपुलेटर को, इस हुल्काज मैनिपुलेटर को जब फीमेल के वेजाइनल रूट से हम इंसर्ट करते हैं, तो ये जो लंबा वाला जो आपको दिख रहा है ना हैंडल, ये वाला लंबा वाला हैंडल जो है वो एक्सटर्नल ऑस से होते हुए सर्विक्स में इंसर्ट करेगा, और सर्विक्स में इंसर्ट करते हुए इंटरनल ऑस को
अंदर चीरते हुए ये यूट्रस के अंदर चला जाएगा, जो लंबा वाला ब्लेड वाला पार्ट है। लेकिन जो छोटा वाला पार्ट है ना, वो सर्विक्स के टिप तक ही रह जाता है, वो अंदर की ओर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी उतनी लेंथ नहीं है। देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ स्मॉलर साइज यूट्रस, अगर मान लो किसी फीमेल का यूट्रस का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है और अगर मैं हुल्काज मैनिपुलेटर को इंसर्ट कर दिया मैंने, तो लंबा वाला जो ब्लेड वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर जाने के कारण से हो सकता है कि यूट्रस में परफोरेशन कर दे। In case of a smaller size uterus, the tip of the Hulka's manipulator will penetrate the uterus. But in case of large size uterus, the tip of the Hulka's manipulator will not be able to touch the fundus of the uterus. That is why it is nowadays not usable. तो जाहिर सी बात है, जिस फीमेल में फंडल हाइट रेशियो ऑफ द यूट्रस ज़्यादा होगा, या फिर कह सकते हो कि लार्ज साइज यूट्रस होंगे, तो जब इस इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करेंगे तो ये जो लंबा वाला लॉन्ग रॉड लाइक ब्लेड जो है, अगर इंसर्ट होके यूट्रस के अंदर चला भी जाएगा तो परफोरेशन नहीं होगा क्योंकि यूट्रस लंबी है। लेकिन अगर किसी फीमेल के यूट्रस स्मॉल साइज की है और इस इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करेंगे, तो जैसे इस इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है देयर मे बी चांसेस कि इसकी जो लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर से वो यूट्रस को परफोरेट कर दे, जिसके कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दैट इज वाई दिस इंस्ट्रूमेंट इज नाउ डेज नॉट यूजिंग इन द ओप्स और गायनी ऑपरेशन थिएटर। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गई सबको, आप लोगों को? तो आप देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को देख के आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हुल्काज मैनिपुलेटर को, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं इसको, ठीक है। जो याद रखना, जो नीचे वाला जो छोटा वाला हमारा ब्लेड है वो जस्ट अटैच होल्ड द लिप ऑफ द सर्विक्स तक ही रह जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, हुल्काज मैनिपुलेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ आपको मेंशन कर दिया है मैंने। आप चाहें तो इसका यूजेस देख सकते हैं। देखिए यूजेस क्या रखा है, लिखा है, एक मिनट, ठीक है। यूजेस क्या कह रहा है कि यूज इन गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर टू मैनिपुलेट द यूट्रस, यूट्रस को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नाम ही है ना हुल्काज मैनिपुलेटर, मैनिपुलेट करने के लिए, बड़गलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन देखो क्या है, कंप्राइजेज अ हैंडल, अ शाफ्ट एंड एन एडजस्टेबल टिप फॉर ग्रिपिंग द सर्विक्स, छोटा वाला पोर्शन से ग्रिप करेंगे सर्विक्स को। पर्पस, provides precise control and positioning of the uterus during the laparoscopic surgery। सपोज हो सकता है कि उस फीमेल का जो यूट्रस है वो यूट्रस ज़्यादा मूव कर रहा है ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, तो हम क्या करते हैं कि हुल्काज मैनिपुलेटर के हेल्प से यूट्रस को एक जगह पे फिक्स करने में हेल्प करती है। जब हुल्काज मैनिपुलेटर को जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो ये जो यूट्रस इधर उधर मूवेबल हो रही थी, जिसके कारण से मुझे प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं मिल पा रहा था यूट्रस का, तो विद द हेल्प ऑफ इंसर्टिंग ऑफ दिस हुल्काज मैनिपुलेटर हम यूट्रस को एक फिक्स पोजिशन पे रख सकेंगे और प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। फोर्थ प्रोसीजर, इंसर्टिंग इनटू द यूट्राइन कैविटी थ्रू द सर्विक्स ऑफन अंडर एनेस्थीसिया देके करेंगे क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर है। स्पेशल फीचर की बात करते हैं, एडजस्टेबल एंड लॉकेबल टिप फॉर स्टेबल मैनिपुलेशन में इंक्लूड अ बैलून फॉर एडिशनल स्टेबलाइजेशन। हो सकते हैं इसमें बैलून का भी हो ताकि एडिशनल एडजस्टमेंट हो सके, और इसमें ग्रिप के लिए एक आपको ये कह सकते हैं लॉक भी हो सकते हैं ताकि अच्छे से मैनिपुलेट कर सके हम यूट्रस को। 6 नंबर है हमारा पेशेंट प्रिपरेशन, रिक्वायर्स एनेस्थीसिया और सेडेशन, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन सिमिलर टू द अदर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। जैसे अदर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करने के लिए पेशेंट को मैनेज करते हैं, तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से प्रोसीजर होगा। 7 नंबर है हमारा पेन एंड डिस्कम्फर्ट, टिपिकली मैनेज्ड अंडर एनेस्थीसिया, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट वेरीज। हो सकता है कि आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेटिंग में भी चांसेस हो सकते हैं कि उसे पेन रहे थोड़ा सा, तो हमें उसे जैसा अगर फीमेल को पेन रहेगा तो हमें पेन किलर उसको देना पड़ेगा। 8 नंबर है हमारा एसोसिएटेड रिस्क, क्या हो सकता है कि पोटेंशियल फॉर यूट्राइन परफोरेशन, यूट्रस का परफोरेशन होने का चांसेस है, इन्फेक्शन या फिर ब्लीडिंग होने की चांसेस है।
तो हमें एक अच्छा रिक्वायर्ड अ बेटर हैंडलिंग स्टाफ, नर्स और हेल्थ केयर वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोसीजर को करने के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ डोएंस मायोमा स्क्रू। डोएंस रिट्रैक्टर नहीं है, डोएंस मायोमा स्क्रू। इसको मैं समझाता हूं आपको, वेट अ मिनट।